अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हमारा दिल बड़ा वैसे उदास है और बड़ी मैं तो एटलीस्ट बड़ी दुखी हूँ। वो जो टिकटॉकर को कुछ दिन पहले मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज पे परसों शूट करके कत्ल किया गया और हम कह रहे हैं टिकटॉकर शी वाज अ चाइल्ड, मतलब 16-17 साल की इन्फ्लुएंसर। पता है क्या, हर दफ़ा ही हम एक्सपोज होते हैं, हर दफ़ा ही हम बेनकाब होते हैं। इस मरतबा मुझे लगता है कि और ज़्यादा हो रहे हैं और दुख भी इसलिए है जहां हम अपनी आलमी सतह पे सिफारती कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वहीं हमें माशरे का जब ये चेहरा नज़र आता है तो हमें दुख भी होता है कि ये बच्चे या ये मर्द कह लें या बच्चे कह लें, ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं, ये हमारे माशरे का मुस्तकबिल है। क्योंकि एक बच्ची जिसकी उम्र महज 16 साल थी, अभी वो 17 की हुई थी, वो कत्ल हो गई। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके वालिदैन की ताईद उसे हासिल थी क्योंकि एक लड़के की, एक बच्चे की ईगो हर्ट हुई क्योंकि उसने उसके एडवांसेस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, देयर नीड्स टू बी अ होल रिसर्च डन। और मैं इस खित्ते को नहीं कहूँगी, मैं पाकिस्तान को कहूँगी, पाकिस्तान में, कि ये हमारी ईगो का क्या इशू है। इतनी डेलिकेट ईगो के ऐसे हर्ट हो जाती है और अगले को कत्ल करने पे, मरने मारने पे। वी सी दैट ऑन इन आवर ट्रैफिक, हम अपने रोडों पे देखते हैं, हम ये टिकटॉकर टाइप सिचुएशन में देखते हैं, सोशल मीडिया पे तो भरे रहते हैं। उसके बाद वो लोग जो इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये जो हुआ है, ये रिश्तों के मना होने पे देखते हैं, हम ये ट्रांस पर्सन्स के साथ बहुत देखते हैं, रिपोर्ट कम होता है, बहुत कम बात होती है। लेकिन ये वाकया हो गया, इंतहाई संगीन वाकया हो गया। उसके बाद इस मुल्क के नौजवान लड़कों ने उसके नीचे जो कमेंट किए हैं, असल दुख और मातम करने का मकाम वो है। यहाँ इस बात पे खुशी भी होती है कि चलिए अच्छा है, लोगों को इंटरनेट एक्सेस है क्योंकि इनके असल चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। यहाँ पे इस बच्चे के कत्ल को किसी किस्म की क्लिनजिंग से तशबीह दी गई, सेलिब्रेशन हो रही है, सेलिब्रेशन की गई। कहा गया कि चलिए कहीं से तो आगाज हुआ। हम बहसीत माशरा किस कदर गिरावट का शिकार हैं। ये जो वो बैठे हुए बच्चे कह रहे होते हैं ना यंगस्टर्स की, तो बड़ा अच्छा है और कहीं से तो आगाज हुआ। अब्दुल्ला जिस तरह कह रहे हैं, अगर आप इतने ही दीनदार, दुनिया, मतलब जो भी आप अपने आप को कहना चाहें, वाई आर यू वॉचिंग इट एनी वे? मतलब थोड़ी शर्म तो आपके अंदर भी होनी चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि ये अमल गलत है, हालांकि उस बच्ची कोई गलत नहीं कर रही थी, एक टिकटॉक ट्रेंड है, पूरी दुनिया ये कर रही है और अगर आप देख भी लें तो यू विल नो कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग देयर। लेकिन ये जो नीचे कॉमेंट्री थी, भाई आप वाई आर यू सो इन्वेस्टेड, वाई आर यू सो इंटरेस्टेड? इफ यू थॉट दिस वाज रॉन्ग, आप वहाँ क्यों लगे हुए हैं? चलिए अच्छा उस बैंड वैगन पे क्यों हैं? आपके पास इंटरनेट है क्योंकि आपका असल चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसमें हम आगे चलकर मजीद बात सर्टनली करेंगे, लेकिन एक बात और है कि ये जेंडर इशू है। ये जेंडर इशू है क्योंकि ज़्यादातर कमेंट और सेलिब्रेट करने वालों की तादाद मर्दों की हैं, चंद ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हमारे माशरे में मर्दों का पहले ये समझना कि एडवांसेस अगर वो करेंगे और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी के मुंह पे तेज़ाब फेंक दें, किसी की जान ले लें। ये एक ट्रेजेडी है। अच्छा, यहाँ हम कहते हैं कि हाँ हम फेमिनिस्ट हैं, हम फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ये वो जंग है जो हमारी जारी रहेगी। So we did not want to start the show with this, लेकिन हम इतने भरे हुए, इतना दुख हो रहा था इस चीज़ पे that we had to talk about it, although हम आगे जाके दोबारा बात करेंगे इस पे। Okay, so there are some other things that are happening. वो पहले बात कर लेते हैं जंग के मैदान में। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की सिफारती महाज पर फतह होती साफ दिखाई दे रही है और पाकिस्तान का एक सिफारती मिशन जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकात करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहा है और बड़ा ही मौसर, बड़े इफेक्टिव तरीके से। दूसरा सिफारती वफ्द रूस में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी से आगाह किया और उन पर जो था वो जोर दिया कि वो भारत को सिंध तास मुआहदे की छेड़छाड़ से रोके। इससे पहले वक्त ने इस्लामी काउंसिल के सदूर और कैरोलिन और अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया को बताया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग पर भी खुलकर बात की गई है। Most recent statement that Mr. made was that a specific message to the youth of Pakistan
that eat bread or you can eat my bullet. That doesn't sound like a man of peace. Having said that, I would like to differentiate between his public posturing and what I believe is in the interest of our two countries. Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. And if we do engage in a comprehensive dialogue, that is the only viable path, not only to peace, but actually for us to solve our issues. There's no military solution to Kashmir. There's no military solution to terrorism. There shouldn't be a military solution to our water dispute. The Indian government has not only demonized Muslims within their own country and minorities within their own country. Pakistan has complaints about India financing and supporting terrorist activity within our country, but also Pakistan is not alone in having these complaints against India. दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी ने मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा को बताया गया कि भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंतास मुआहदे की मअतली से कशीदगी बढ़ेगी। रूस ने तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करने की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का अज़्म भी दोबारा ज़ाहिर किया है। उधर भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अपोजिशन भी ताक ताक कर वार कर रही है। देयर आर टाइम्स ना जब उनके अपने ही इतना कुछ कह देते हैं कि आपका काम तो हो गया, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान फैसला कुन बरतरी के बाद भी, बिकॉज हम ऐसे ही हैं, अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि दोनों मुल्क पुरअमन तरीके से तनाज़ात का हल जो है वो बातचीत से निकालें। हम डे वन से यही कह रहे हैं। लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पेशावर में जिरगे से खिताब में वाज़े किया कि दोबारा जारियत हुई तो भारत को मज़ा चखना पड़ेगा। दोबारा पूरी कौम यकजहां है और हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अब बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों की क़यादत को बुलाकर हम बैठेंगे। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का और पाकिस्तान को जिस तरह इस जंग में अल्लाह ताला ने अजीम इज़्ज़त अता फरमाई पाकिस्तान को, इसी तरह तरक्की और खुशहाली के मैदान में, माशी मैदान में पाकिस्तान एक अजीम कौम बनकर उभरेगी। अभी मैं 4 ममालिक का दौरा करके आया हूँ। यकीन करें वहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो इज़्ज़त और तकरीम के अल्फाज थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उनके चेहरों से आया था कि वो पाकिस्तान की जीत के ऊपर कितने खुश हैं। चाहे वो तुर्की है, चाहे वो ईरान है जहाँ पर मैं गया, चाहे वो अज़रबैजान है, चाहे वो ताजिकिस्तान है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म के भी कामयाब दौरे थे। अब बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो हमारा वफ्द पहुंचा हुआ है यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका, उसकी तरफ से भी बड़ी ही मुस्बत खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में, इंतहाई मौसर अंदाज में पेश किया जा रहा है। इंटरव्यूज भी जो किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली बिलावल साहब के मैंने एक दो इंटरव्यूज थे, बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका बड़ा ही मंतकी जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की मेंबर हैं जो यूएस में इस वक्त वफ्द गया हुआ है, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ हैं। सेनेटर साहिबा, पाकिस्तान ने जंगी महाज पर नाकाबिले तरदीद बरतरी हासिल की है और अब हमारा मिशन है कि एक आलमी बयानिया जो है वो बनाए और ये काम आप लोगों के सुपुर्द है। तो क्या मैसेज और क्या टारगेट्स लेकर आप लोग अमेरिका आए हैं?
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा। ये कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को अस्करी तौर पर एक वाज़े फतह हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ फतह के बाद और बहुत महाज संभालने के हैं। और जाहिर है जैसे आपने कहा, एक ये है कि एक बयानिया जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था और बहुत सालों से चल रहा था और काफ़ी ममालिक के जड़ों में बस गया है इस तरह से, तो उसको निकालना, उसको चेंज करना, उसका एक अपना नया बयानिया बनाना, ये भी अपनी कहानी भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह शुरू किया है, कोई दिन में इतनी मीटिंग्स हैं कि रात तक चलती हैं, तो एक इस मस्बत तो ऑलरेडी नतीजा मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि सब लोग जो जिन से मीटिंग हुई है, बहुत सारे ममालिक से मीटिंग्स हुई हैं मल्टीलैटरल सतह पर और न्यूयॉर्क वाली तो ख़ास तौर पर, तो उनमें बहुत एक मुस्बत रवैया नज़र आ रहा है। सब हमारी बात सुनने को तैयार है, और वो इसलिए कि देखिए जो रवैया और मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर से जिस तरह चेयरमैन बिलावल एक बहुत ही मौजू अंदाज में लेकिन अपने दिल से वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। और उसके बरक्स वो जब हिंदुस्तान की ज़ाहिर है बात आती है, क्योंकि अभी एक जंग से निकले, उसमें ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर फ़र्क पाकिस्तान के रवैये में और हिंदुस्तान के रवैये में, जो एक जंगजू मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से। तो हम अमन चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं, हम खित्ते को मुस्तहकम रखना चाहते हैं, वो खित्ते में इश्तियाल फैला रहे हैं और बार बार फैला रहे हैं। और हम तीसरी बात, हमारा जो बयानिया है वो भी इश्तियाल अंगेज़ नहीं है, वो भड़कीला नहीं है, और वो तमीज़ के दायरे में हम हर बात कर रहे हैं। मगर उनके यहाँ से आपने सुना होगा कि गोली की बात होती है तो कभी घुसपैठ के अंदर आने की बात होती है, हर किस्म की नाजेबा इस सतह पर बातें हो रही हैं जो कभी हमने सुनी नहीं है स्टेट्समैन या आला सतह पे। तो लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और इस बात पर भी मैं कहूँगी, इस फ्रंट लाइन पर भी पाकिस्तान की बेहतरी हो रही है। जी अच्छा शहरी साहबा, जहाँ मसला कश्मीर हमारा एक मरकज़ी एजेंडा होता है, इसके साथ साथ अब पानी वाला मसला भी भरपूर अंदाज में उठाया भी जा रहा है और भी उठाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर क्लाइमेट चेंज के असरात हैं इन हालात में, तो ये ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है ना। क्या इस सिलसिले में भी हमें कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है, या हम जिस डायरेक्शन में हैं ठीक है? जी बिल्कुल, हर मीटिंग में कश्मीर और ख़ास तौर से इंडस वाटर दोनों किसी मीटिंग में, किसी डिस्कशन में नंबर 1 आ रहे हैं दोनों चेयरमैन की बातों में। और वो ये भी बता रहे हैं कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इनका एक ऐसा कदम है जो ना सिर्फ जारहाना है, लेकिन दुनिया की मल्टीलैटरलिज्म, उसका रूल्स बेस्ड ऑर्डर की धज्जियां बिखेर रहा है। क्योंकि ये ट्रीटी कोई ट्रांस बाउंड्री ट्रीटी है, लोगों का दो ममालिक के दरमियान है, उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था, आलमी इदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हिंदुस्तान ना तो बाहमी ताल्लुकात रखना चाहता है जो नज़र आ रहा है, और ना वो मल्टीलैटरलिज्म के किसी कानून, क़वायद या ज़वाबित के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो दोनों की वो धज्जियां बिखेर रहा है, और पाकिस्तान के साथ उनका जो इस वक्त बयानिया है वो मैं समझती हूँ नाकाबिले बर्दाश्त है ना वो, और इस ज़िम्रे में आ गया कि वो लगता है कि वो
कोई अपनी हेडलाइन तब्दील करना चाह रहे हैं जो उनको इस वक्त सता रही है, खासतौर से उनके डोमेस्टिक ऑडियंस को, तो कश्मीर तो जाहिर है जब सारा एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है, जब सारे खित्ते की मसाइल के जड़, मतलब दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल की जड़ तो वो है, तो ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर में एक ऐसी मुसीबत डाली हुई है कि वहाँ के लोग जाहिर है अब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ कश्मीर के हवाले से हर जगह बात हो रही है कि अनरिजॉल्व्ड इशू है, ये फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है और ये खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगा। आपको लोगों की आवाज सुननी होगी, UN रेजोल्यूशन के मुताबिक हक खुद इरादियत की बात करनी होगी और हल ढूंढने होंगे जो देरपा है। इस देरपा हल पे उनका बार बार एम्फसिस है और इन्हिसार है कि हल तो देरपा तभी होगा जब इस तरह के रूट कॉजेज पर एटलीस्ट शुरुआत हो डिस्कशन की और कोई रास्ता ढूंढा जाए। जो यूनाइटेड नेशंस में हम हैं, यूनाइटेड नेशंस ने ही करारदादें पास की हुई हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और पानी भी इसी तरह का मसला है जो इस वक्त आपने क्लाइमेट चेंज की बात की। देखिए अब नई लिस्टिंग जो आई है, प्लीज याद रखें, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो नया आया है 2025 का, उसमें पाकिस्तान सबसे नंबर 1 है मुतासिर ममालिक में। तो हमारे लिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है पानी का। ये हमारा सिंधु दरिया है, इसका ये ट्रांस बाउंड्री रिवर को इस तरह ट्रीटी नहीं मनसूख कर सकते अपना एक तरफा तौर पे। तो इनकी यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ भी बात जाहिर हो रही है और लोग सुनने तैयार हैं, लोग सुनने के लिए ब्रॉड बेस्ड इश्यूज पे बात हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। शहरी साहिबा, अभी तो ऑब्वियसली इब्तदाई दिन ही है, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि बड़ा मुस्बत रिस्पांस मिल रहा है। आपको भी ऐसी ही तवक्को थी? व्हाट एक्सपेक्टेशंस डिड यू टेक विद यू? जी, मैं समझती हूँ तवक्को से बेहतर रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि एक तो देखिए चेयरमैन बिलावल बहुत फोकस्ड और ख़ासतौर से OIC इजलास भी जो था बहुत फोकस्ड और बहुत जामे बात कर रहे हैं। हर मुल्क से जो उनकी मीटिंग हो रही है, चाहे चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, फिर ग्रुप था 10 का, उनसे हो E10 का, तो हर मीटिंग में हमारे मौक़िफ़ के लिए मैं समझती हूँ इतनी स्पेस बन रही है जो मैंने बहुत सालों में नहीं देखी। और वो दहशतगर्दी की जो तोहमत लगाते हैं हिंदुस्तान वाले, उसको भी काउंटर किया जा रहा है इन द सेंस कि देखिए अब दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, पाकिस्तान तो शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वॉर और ऑपरेशंस कर रहा है टेररिज्म के खिलाफ, और वो ये बात बताते हैं तो सब सुनते हैं कि देखिए ये एक नया पाकिस्तान है। और ये बात भी डेलीगेशन भी बावर करता है, सबको मौका भी देते हैं चेयरमैन बात करने की कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है, भारत बन चुका है कुछ और, डील हो चुका है। हम भी एक ये अब है कि हम दहशतगर्दी के लिए 0 टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये वो हिंदुस्तान देखोगे वाई क्यों कर रहे हैं हिंदुस्तान ऐसा, तो ये सब जवाब तो उसी में मिलता है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो हाइपर नेशनलिज्म खेलना चाहते हैं और अंदर मुल्क के वो दुश्मन ढूंढते हैं, मुल्क के बाहर वो दुश्मन ढूंढते हैं। दुश्मन पाकिस्तान उनको नजर आता है, इससे वो अपनी नई सियासत चमका रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, कोशिश कर रहे हैं सर सियासत चमकाने की। बहुत शुक्रिया साहबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला वहाँ से। अभी हम इसी सिलसिले पे आगे बात करेंगे। शिराज मेमन साहब हैं, साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर हैं। ज़ाहिर है पानी वज़ीर आज़म भी जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी तकरीर कर रहे हैं, इस मसले को उजागर कर रहे हैं और ये बावर कराया जा रहा है दुनिया को भी कि देख लीजिए कि अगर भारत ने हद क्रॉस की तो फिर हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान का वक्त है वो भी आलमी बरादरी के सामने पर्टिकुलरली इंडस वाटर ट्रीटी और पानी का मसला रख रहा है। बताइएगा शिराज साहब, भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कभी छोड़ देते हैं, कभी रोक लेते हैं। कहा जा रहा है कि दरियाए चनाब में भारत की जानिब से पानी रोकने और फिर दिल चाहे छोड़ने की वजह से बहुत इशूज़ आ रहे हैं, हमारी ज़राअत और बिजली की पैदावार तक पे असर पड़ सकता है। आप समझते हैं कि सिचुएशन अभी से ख़तरनाक हो गई है?
जी देखिए, जहाँ तक दरिया चनाब का ताल्लुक है, ये बात तो सही है कि उसका 100% पानी जो है वो इंडियन के ऑक्यूपाइड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो टोटल इंडिया के कंट्रोल में है वो उस कैचमेंट से आता है। लेकिन जितने जहाँ तक ताल्लुक है बिजली पैदा करने, तो हमारे पास दरिया चनाब पे कोई भी बिजली पैदा करने के जो है वो प्लांट्स नहीं हैं, और ना ही है कोई वहाँ पे वो ऐसे अभी हमारे मुस्तकबिल में ऐसी कोई गुंजाइश कि हम वहाँ से पानी रोकने के लिए इंडिया के पास मौजूद अभी तो कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो हमारा पानी रोक सकें। लेकिन उनके फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो दरिया चनाब पे बना सकते हैं, या एक रते डैम जो अभी बना रहे हैं, और उसके बाद वो तकरीबन 10 डैम और भी हैं जो उन्होंने प्लान किए हुए हैं। तो अगर वो सारे बनाएं और उनकी अगर वो मेल ऑपरेशन करें तो इसमें, लेकिन इसके लिए टाइम टेकिंग और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है, बिलियंस से भी ज़्यादा ट्रिलियंस की, क्योंकि अब जो वाटर वर्क्स होते हैं वो दुनिया में सबसे महंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो इस ऐसी कोई अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको तकरीबन 10 से 15 साल लग सकते हैं, जिसमें अगर उनके पास फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो फिर वो ऐसे उसमें हम ज़ख़ीरे के पास बना सकते हैं जिसमें वो पाकिस्तान का पानी रोकें और छोड़ने की सलाहियत उनके पास। शराज साहब, फिर तो ऑल द मोर रीजंस पाकिस्तान की भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया पर सिंध तास मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डाला जाए। तो ये दबाव कैसे डालें? कौन से इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां ये मामला जो है उठाएं तो कुछ हो सकता है? जी, फौरी तौर पे तो जो है वो जो ट्रीटी में सिग्नेटरी है वर्ल्ड बैंक, जो कुछ शिकों के लिए और उसके लिए वो वही एक फोरम है जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंडिया पे को कह सकता है कि वो बैठ के हमारे साथ बातचीत करें और वो जो है वो ट्रीटी को बहाल किया जाए। यूनाइटेड नेशंस में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसमें जब कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन पैदा हो तो फिर हम शायद यूनाइटेड नेशंस के पास जाएं। अभी क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि 10 से 15 साल उनको लगेंगे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में जिसमें वो पाकिस्तान को के लिए कोई जो है ना मुश्किलात पैदा कर सकें, तो उस वक्त जो है वो फिर वर्ल्ड बैंक की जो को या फिर यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करने के लिए इससे पहले कि हम जो है वो हम दो तरफा बातचीत को शुरू करने पे, शायद गवर्नमेंट बदलने पे कोई वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट अगर पीछे कोई दूसरी गवर्नमेंट आए तो हमारे लिए आसानी हो सकती है कि हम उनके साथ दो तरफा बातचीत करें। तो इंडिया भी तीसरे फरीक की सालसी को पसंद नहीं करता। बहुत शुक्रिया शराज मेमन साहब, साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर। डेफिनेटली दबाव तो अभी से ही डालना पड़ेगा, बेशक अगर इंडिया जो करना चाह रहा है उसके असरात कुछ सालों बाद हमें नजर आए, बट वी हैव टू स्टार्ट नाउ, वी शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर एज वेल। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस फिनोमेना कि कराची में जो जल्जले छोटे छोटे आ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो इसके बारे में भी हमने ये बात करनी है आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम वो जल्जलों की बात कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान ही एक्चुअली जहाँ जहाँ ये सुना, एक तो कराची में जल्जले एक्सपेक्ट नहीं किए जाते और फिर एक दिन में 20-21 हो जाने छोटे छोटे, दैट इज टू मच। व्हाट इज गोइंग ऑन? तो कराची के इलाकों हो गई है जल्जलों की इतवार से लेकर अब तक 19 और गहराई इनकी 80 किलोमीटर की रिकॉर्ड की गई है ज़ेर ज़मीन। मजीद जानते हैं इस बारे में, प्रोफेसर नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अर्जियात। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब प्लीज़ हमें समझाइए, मतलब हमने यही सुना है समंदर के करीब है कराची, जल्जले नहीं आते हैं तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है, खुदा न खास्ता। ये जो जल्जले आ रहे हैं कराची के मलीर, लांडी, इस तरफ के इलाकों में, ये कोई यूनिक फिनोमेना है या पहले भी होता रहा है? जी, ये बात हमारे जो मेन कराची का साउथ रीजन है वो एक मेजर प्लेट्स का पार्ट है, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से इस इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जो है अगर देखा जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए तो दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में आते हैं, क्योंकि 3.1 या मैक्सिमम 3 तक हुआ है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। अब कराची में ये एक बड़े दिनों बाद ये एक एनॉमली हुई है ड्यू टू द मेजर प्लेट्स मूवमेंट, और उनकी वजह से जो फॉल्ट डेवलप हुए हैं
हैं जो फॉल्ट हैं उनमें एक्टिविटी पिछले कुछ दिन से बढ़ गई है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप ये देखें कि इनकी जो जहाँ पे डेप्थ जिसे एपीसेंटर कहते हैं, जो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस में हो रही है। और ये अगर देखा जाए जियोलॉजिकली दैट इज़ ए वेरी गुड, क्योंकि जो स्ट्रेसेस जमा हो गई हैं वो स्ट्रेसेस रिलीज होना शुरू हो गई हैं। अगर वो रिलीज नहीं हो उसकी जगह एकदम कोई बड़ा इवेंट होने से अच्छा है कि ये सीक्वेंस में एनर्जी रिलीज हो। अच्छा, ये आपने कहा कि अच्छा है कि ये तो आपने, हाँ, वी फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर स्पीकिंग टू यू कि अच्छा है कि छोटी छोटी गैस जो है रिलीज हो जाए, लेकिन ये एकदम से विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स छोटे छोटे झटके लाना, ऑल्दो आपको अलार्मिंग नहीं लग रहे, बट ये फिनोमेना भी नॉर्मल ही है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन एक साल में इस तरह की अगर पूरे वर्ल्ड का डेटा इकट्ठा करें 6 लाख एक्टिविटी होती है एक साल में। इस तरह के 6 लाख पूरे दुनिया का बता रहा हूँ। तो ये अब जो हमारे यहाँ ये इसको फील ज़्यादा हुआ है कि इनकी डेप्थ बहुत कम थी, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। अगर डेप्थ ज़्यादा होती तो हमें पता भी नहीं लगता। और आप ये देखिए कोई ऐसा कोई बिल्डिंग क्रैक्स नहीं हुई, कुछ इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन जो लोगों को फील हुआ है वो ड्यू टू रात के वक्त या ऐसे वक्त में जिसमें खामोशी हो तो ज़्यादा फील होगा, वरना इस तरह के ज़लज़ले आम आदमी को फील भी नहीं होते। हाँ, नहीं होते, लेकिन बाज़ लोगों को यहाँ फील हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हम ज़ाहिर है समंदर पे इसके होने वाले असरात पे भी आपसे बात करेंगे कि अगर इस या इससे ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले समंदर की अतराफ में महसूस किए जाएं तो उसका क्या असर होगा। उनीबा ज़मीर शाह हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। उनीबा, लोग तो पैनिक कर गए नेचुरली, डेप्थ भी जिस तरह प्रोफेसर साहब बहुत से लोगों बता रहे हैं, भाई दीवारें भी टूटी कुछ कच्ची इलाकों में, तो क्या आपने देखा डैमेज वाइज बता दें, पैनिक वाइज बताएं कि लोग जो अपने घरों से निकले क्या हुआ था। अच्छा अब्दुल्ला हुमा, मैं पहले एक वजाहत करती चलूँ कि 1 जून से ये ज़लज़ले आना शुरू हुए हैं। ये आज चौथा रोज़ है और रात में भी ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। उनकी तादाद अब 26 हो चुकी है। ये ज़्यादातर मामूली नौयत के ज़लज़ले हैं, उनकी गहराई कम होने की वजह से ये ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। जहाँ तक डैमेजेस की आप बात करें तो हमें कुछ तस्वीर मौसूल हुई लांडी से, शेरपाव से, जहाँ के घरों की दीवारें जो हैं वहाँ दरारें पड़ गई और हमने ये भी देखा कि लोग बहुत ज़्यादा खौफ हरास का शिकार हुए। कुरंगी में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो फैक्ट्री एरियाज है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की, मजदूरों की मौजूद होती है। वो बड़ी तादाद में अपने जो काम की जगह है वहाँ से निकल के बाहर रहे। कुरंगी के लोगों ने अपना ज़्यादातर वक्त दिन का जो बहुत गर्म हिस्सा है वो ग्रीन बेल्ट्स पे, फुटपाथ पे गुजारा। ऐसे ही हमने कायदाबाद की कुछ वीडियोज़ हमें मौसूल हुई, वहाँ पर जो लोग थे वो रात को खुले मैदान में सोने पर मजबूर हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ हरास देखा जाता है। और ये तारीख़ में काफ़ी गैर मामूली है क्योंकि कराची में इतने ज़्यादा ज़लज़ले नहीं आते। ये मुसलसल चौथा रोज़ है कि कराची में हल्की नौयत के, मामूली नौयत के ज़लज़ले आ रहे हैं। ये बेसिकली लांडी फॉल्ट लाइन है जो एक्टिव होने की वजह से आ चुकी है, जो एक्टिव हो चुकी है उसकी वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। और प्रोफेसर साहब की बात से भी मैं इसकी हिमायत करूंगी कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो एनर्जी बहुत ज़्यादा जमा हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही है, एकदम से रिलीज़ नहीं हो रही। इससे कोई किसी भी आप बड़े ज़लज़ले के ख़तरे से बच सकते हैं मुस्तक़बिल में, जो माहिरीन हमें ये आगाह कर रहे हैं। कराची में जो 2 एक्टिव फॉल्ट लाइन है, एक थाना बुला खान की जानिब है और एक लांडी फॉल्ट लाइन है, जबकि एक जो है कीर्थर के करीब भी एक मेन बाउंड्री लाइन है। ये जो 2 एक्टिव फॉल्ट लाइन है यहाँ पर ज़्यादातर मामूली नौयत के या मुतदिल शिद्दत के ज़लज़ले आते हैं। 5.5 से 5.8 तक के ज़लज़ले आते हैं। माहिरीन कहते हैं कि जो घरों में दरारें आई हैं वो अर्थक्वेक का मसला नहीं था क्योंकि ये बहुत मामूली नौयत के ज़लज़ले थे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है हमारा है। ये फॉल्ट लाइन तारीख़ी तौर पर ये आइडेंटिफाइड है, ये आइडेंटिफाइड फॉल्ट लाइंस हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, क्या खुदा न खास्ता हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी ये ज़लज़ले जो अभी लांडी फॉल्ट लाइन से हमें महसूस हो रहे हैं ये समंदर या साहिली इलाकों तक महसूस किए जा सकते हैं और उसके फिर असरात ज़ाहिर कुछ और ही होते हैं? नहीं, इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मतलब हमारे पास कोई हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। जो कराची जो सुनामीज़ जो 1945 में जो आया है वो मेजर सुनामीज़ वो मकरान में आया था।
सही। और उसका असर हुआ था कराची तक, कराची हार्बर पे काफ़ी नुकसान हुए थे मेजर, और तकरीबन 6-7 फुट की लहरें भी हुई थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो ऐसा है कि यहाँ पे फ़िलहाल कोई ना हिस्ट्री बताती है, ना इस वक्त जो हमने साइज़मिक स्टडी की है। साइज़मिक स्टडी में इंटरनल अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है, इसको कंटिन्यूसली सेंसर के जरिए मॉनिटर किया जाता है। 24 आवर्स का डेटा होता है हमारे पास, और कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते हैं। चलिए, दैट्स अ रिलीफ देन प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो मच सर, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। We'll take a break. वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ लगातार, आपको पता है, तीसरी बार हुक्मरानी कर रही है। हुक्काम की तरफ से आवाम की सेहत को तरजीह देने के दावे मतलब इनके इख्तिदार में आने से बहुत पहले से होते हैं। सेहत कार्ड को भी तहरीक इंसाफ का बड़ा कारनामा करार दिया जाता है और बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा हुआ भी। मगर IMU की हालिया रिपोर्ट शोबा सेहत को बहुत सारे चैलेंजेस के बता रही है, बहुत अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रही है। क्या चैलेंजेस हैं? रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे डॉक्टर्स, तिब्बी अमला गैर हाजिर रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ड्यूटी पे आते ही नहीं हैं लोग। शीबा हैदर हमारी साथी हैं, उनसे मालूम करते हैं कि क्या हकायक सामने आए हैं इस रिपोर्ट। मतलब शीबा, हम तो एक्सपेक्ट करें कि कोई हेल्थ इश्यूज में लिटरली हेल्थ इश्यूज ही हो, कोई दवाइयाँ कम हो, कोई प्रोसीजर्स ना होते हो, लेकिन अगर डॉक्टर ही टाइम पे नहीं आ रहे, स्टाफ ही नहीं है, तो ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तीसरा दौर चल रहा है और इसमें इस हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है कि हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। MTIs को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद जो है इसको नाफिज अमल भी किया गया, जिसके बाद जो है सूबे के जितने भी अस्पताल हैं तो उसमें जो सरकारी अमल दखल है वो काफ़ी हद तक रुका भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हमारे अस्पतालों में है तो वो है डॉक्टर्स की जो हाज़िरी है उसको अभी तक यकीनी नहीं बनाया जा सका। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में 1300 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है भर्ती किए गए हैं और उनको मुख्तलिफ जो रूरल एरिया में इनको तैनात भी किया गया है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो दूर दराज इलाकों में ड्यूटी करने से कतराते हैं और सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करके अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो रुकवाते हैं। इसी तरह अस्पतालों में भी कुछ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर्स को फेवर की जाती है और उनकी जो हाजिरी है उनको यकीनी नहीं बनाया जा रहा, और यही सूरत हाल जो है वो पैरामेडिक्स की भी है। इस वक्त हमारे सूबे में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अद्वियात की कीमत में 1 अरब से ज़्यादा जो है वो उसमें काफ़ी मुश्किलात रही हैं और 1 अरब रुपए से ज़्यादा करप्शन भी की गई है, जिसकी वजह से जो सूबे के तमाम अस्पतालों में जो अद्वियात है वो उनको मुमकिन नहीं बनाया जा सका और अब भी अस्पतालों में अद्वियात जो है वो बड़ा मसला बना हुआ है। सूबे के सबसे बड़ा अस्पताल की अगर मैं बात करूँ, लेडी रीडिंग अस्पताल, तो ये हमारे सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और दूर दराज इलाकों से जो मरीज जो लाए जाते हैं इस अस्पताल में लाए जाते हैं, लेकिन अगर मरीज को बेड ना मिले अस्पताल की OPD में और इमरजेंसी में, जब मरीज एक सीरियस सूरत हाल में उसको लाया जाता है और उसको बेड की सूरत हाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इसी तरह अगर हम उसकी बात करें, ICU बेड्स की बात करें, तो ICU बेड का भी काफ़ी मसला बना हुआ है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। तो ये हमारे सूबे का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि अब तक हमारे सूबे के जो सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया जा सका। ठीक है, इस पर कोई रिस्पॉन्स आया है? इस पर कोई रिस्पॉन्स आया है सूबाई हुकूमत का, सेक्रेटरी का, वजीर सेहत का? ये जो रिपोर्ट है मतलब इसको मानने के लिए भी तैयार हैं? जी देखिए, बिल्कुल महकमे सेहत की जानिब से जो है दावे तो बहुत किए जाते हैं कि जी हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ दावे के हद तक है। इस तरह कुछ खास सूरत हाल जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही और कई बार जो है सेक्रेटरी हेल्थ से और इस हवाले से जो है ना मशीर हेल्थ से भी रब्ता करने की हमने भी कोशिश की और बताया गया कि जी सूबे की जो सूरत हाल है, जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी सूरत हाल में जब मरीज लाए जाते हैं तो उनको बेड नहीं मिला था और मरीज जो है ना वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर किया जाता है। ठीक है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत कार्ड जो है वो शुरू किया है, सेहत कार्ड पर मरीजों को इलाज किया जा रहा है, लेकिन सेहत कार्ड में भी जो है अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफी ज्यादा इससे पहले करप्शन की गई है। निजी अस्पतालों में इतनी करप्शन की गई थी कि एक डॉक्टर। बहुत शुक्रिया शीबा फॉर दिस अपडेट, जो कि बड़ी ही हैरान कुन है। कोशिश करेंगे कि हम एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स जो है वो KP हुकूमत से ले, क्योंकि जहां ऐसी बातें हो रही हैं कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स 32% लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो ड्यूटी पे गैर हाजिर होती हैं। अच्छा, ये तो दिस इज कॉज फॉर कंसर्न, इस पे बात होगी। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
अच्छा जी, वेलकम बैक। अब सना यूसुफ की बात करते हैं और ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और बैकग्राउंड तो खैर सारों को पता है, बट इफ़ यू आर नॉट इन पाकिस्तान एंड वॉचिंग तो आपको बता दें कि इस्लामाबाद पुलिस ने बज़ाहिर एक अंधे कत्ल का सुराग जो है वो लगा लिया है, और वो भी सिर्फ 20 घंटों में। सोशल मीडिया टिकटॉक सना यूसुफ का कातिल वाक़े के अगले दिन सलाखों के पीछे चला गया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ बनती है, और IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके पिस्तौल और सना यूसुफ का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम कई दिनों से सना यूसुफ से रब्ते की कोशिश कर रहा था। 2 जून को भी मुलजिम ने सना यूसुफ के घर आकर 7-8 घंटे एक्चुअली इसकी गली सुबह 5 बजे से ये गली में मौजूद था। मौजूद था। जब सना ने मिलने से इनकार किया तो शाम 5 बजे सना यूसुफ के घर घुस कर आया, और ज़ाहिर है वो इसे जाने का कहती रही कि मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ, यहाँ से चले जाओ। उसकी फुप्पो भी वहाँ मौजूद थी, और फिर मुलजिम ने सना के सीने में 2 गोलियाँ मार दी। काश उसने पहले पुलिस को कॉल कर दिया। IG पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने सना यूसुफ की जानिब से बार बार मुस्तरद किए जाने पर उसे कत्ल ही कर दिया। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुलज़म इसलिए था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। अच्छा जी, मतलब दोबारा से अब सुनते हैं ना तो, और मतलब रिजेक्शन वही वाली बात होगी जो हम सुबह भी कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट ईगो। तो ईगो हर्ट हुआ है तो आओ कत्ल कर दें अगले को, और मतलब कि रैम्पेंट है ये हमारी सोसाइटी में, रैम्पेंट चीज़ है। मोहम्मद जवाद तारिक हैं हमारे साथ, DIG हैं इस्लामाबाद पुलिस के। जवाद साहब, क्या तफ्तीश अब तक की है आपने मुलजिम से भी, और क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं? कब से ये शख्स सना से राब्ते में था? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी थ्रू सोशल मीडिया सना के साथ काफ़ी टाइम से राब्ते में बिल्कुल था, और उसके बाद उसकी बेसिकली जो कह ले सकते हैं कि ख्वाहिश या उसका मोटिव ये था कि उससे किसी तरह से फर्दर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर सके, उससे मिल सके, और दोस्ती वाला पहलू भी इसमें है कि जी वो दोस्ती करना चाहता था। तो लेकिन अगर एक फरीक जो है वो आपके साथ बात नहीं करना चाह रहा है या आपसे मिलना नहीं चाह रहा, तो उसको फर्दर इस तरह से परसू नहीं करना चाहिए था। तो उसमें लास्ट जो इसका ऊपर जो चीज़ हुई वो ये थी कि चंद दिन कबल, इस वाक़े से चंद दिन कबल जो है वो इसका बर्थडे था, सना का बर्थडे था। उसके ऊपर ये फैसलाबाद से इस्लामाबाद आता है, और फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ, और मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और मैं मिलना चाहता हूँ। और वो उसने मुलाकात नहीं की सना ने उसके साथ। तो उसके बाद फिर ये जो 2 जून वाला वाक़या जो पेश आता है, अफसोसनाक वाक़या, 2 जून को ये फिर सेकंड टाइम जब दोबारा फैसलाबाद से इस्लामाबाद आता है, तो तब इसने ये प्री प्लान तरीके से बेसिकली ये किया है। जवाद साहब, कातिल के बैकग्राउंड बताएं, मतलब वी डू रियलाइज अर्ली 20s का वो लड़का है, डज ही वर्क, डज ही स्टडी, क्या फैमिली है, क्या किसका था उसके पास? खुद भी टिकटॉकर है, मतलब उसकी बैकग्राउंड के हवाले से कुछ बताएं। जी, ये बेसिकली ये फैसलाबाद में एक फैमिली है। इसके फादर जो हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। खुद इसकी अपनी एज जो है वो 22 इयर्स है, क्वालिफिकेशन इसकी मैट्रिक है। एज सच ये इस वक्त तो कोई फर्दर उसने स्टडीज़ को परसू नहीं किया या कोई जॉब वगैरह नहीं करता। सोशल मीडिया के ऊपर ही इसकी भी एक किस्म की एक प्रेजेंस ही है। तो इस तरह से इसका ये बैकग्राउंड है। गन जो है वो अभी उसकी फर्दर तफ्तीश जारी है कि इसने एग्जैक्टली गन कहाँ से प्रोक्योर की, और फर्दर उसके ऊपर अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। ज़ाहिर है बड़ा अफसोसनाक है। अब ये बताइएगा कि आप कितनी जल्दी इस मुलजिम तक पहुंच गए थे, क्योंकि बज़ाहिर एक लड़की का एक कत्ल हो गया अपने ही घर में,
सबसे पहला क्लू आपको कहाँ से मिला? गली मोहल्ले में से ही सीसीटीवी फुटेज में क्या इसका चेहरा वाज़ेह था? अक्सर हम देखते हैं कि कैमरे फॉर द सेक ऑफ कैमरेज लगा दिए जाते हैं लेकिन शक्ल की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। फिर ये भी इत्तलात हैं, बाज़ इत्तलात कि इसने गाड़ी अपनी जो इसने किराए पे फॉर्चूनर ली थी वो किसी पिछली वाली गली में पार्क की हुई थी। हाउ डिड यू रीच टू दिस किलर? देखें जी, इसकी आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली हमें उस वक्त नोन नहीं थी, ना फैमिली को नोन थी, ना हमें पता था इसके बारे में। तो इसको हमने फिर थ्रू सीसीटीवी फुटेजेस जैसा आपने बताया इसको फॉलो करना शुरू किया। तो फौरी तौर पे तो बाज़ कैमराज में इसने शुरू में जो है मास्क भी पहना हुआ था, कुछ फुटेजेस में स्टार्ट में इसका मास्क भी नज़र आता है। तो कुछ जगहों पे तो शुरू में बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता था, कुछ फुटेजेस इतनी क्लियर भी नहीं थी। लेटेस्ट स्टेज पे फिर हमने इसको थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सना के प्लेटफॉर्म्स थे और कुछ और लोगों के थ्रू बेसिकली फिर हमने कुछ सस्पेक्ट्स अपने आइडेंटिफाई करने शुरू किए कि कौन कौन उसके साथ कांटेक्ट में था। तो उसमें हमारे पास जो सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बन गई और कुछ की हमने फिर इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू पिक्चर्स ली। तो इसके फीचर्स जो है वो थोड़े से मैच करते थे जो हमारे पास उस वक्त इसकी सीसीटीवी फुटेजेस आई थी। तब जाके ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट बना, तो फिर इसको हमने फॉलो करना शुरू किया। और वैसे तो, घर में बिकॉज वी डू रियलाइज जवाद साहब के सना के घर में उसके कोई रिलेटिव आंट फुफो वगैरह भी थी, तो किसी ने देखा था इनको, मतलब आइडेंटिफिकेशन में? ये जरा क्लैरिटी चाहिए कि मतलब वो सना बाज घर वाले गए हुए थे, वो बच्ची अकेली थी या उसकी कुछ कहते हैं कि फुफो भी थी। तो फुप्पी क्या नहीं, घर में सना जो है वो अकेली नहीं थी, घर में उसकी फैमिली, कुछ फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, उसकी आंट थी वहाँ पे घर पे, शायद मदर भी थी। तो कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल वहाँ पे देखा जरूर है लेकिन वो उसको जानते नहीं थे ऑब्वियसली। तो उसके जितने फीचर्स वगैरह थे वो उन्होंने फिर हमें बताए थे कि जी ये इस तरह से जो है इस हाइट का, इस बिल्ड का ये लड़का था। अच्छा, और ये भी बात की क्लैरिटी दे दें क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आपको पता है फिर बातें बहुत सी निकलती हैं। इसकी सना की प्रायर कोई दोस्ती नहीं थी इस शख्स के साथ, कभी मुलाकात पहले नहीं हुई थी? जी, मुलाकात पहले नहीं थी लेकिन सिर्फ इनका जो कांटेक्ट था वो थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो तो शी वाज अ बिग टिकटॉकर, तो उनको तो काफी हजारों लोग तो फॉलो करते ही थे और अप्रोच करते होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन इनकी पहले मुलाकात हुई नहीं थी। अच्छा जवाब क्या दफात लगाई गई हैं सर और कितना मजबूत केस बनाया गया है? और फिर ऐसे केसेस में हम देखते हैं अक्सर सुलहनामे, राजी नामे हो जाते हैं, ज़ाहिर है फैमिलीज़ भी अंडर प्रेशर होती हैं, बहुत सारे उनके अपनी वजूहात और मुहर्रिकात होते हैं, लेकिन क्या सरकार इसको परसू करेगी अगर वहाँ तक नौबत पहुँची या शक ही ख़त्म हो गई है? देखें जी, केस चूंकि ये मर्डर का केस है तो वो 302 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी वक्त हमने फौरी तौर पे FIR तो दर्ज कर ली थी जैसे ही ये वाक़या पेश आया, उसमें कोई डिले नहीं था हमारी तरफ से। तो उसमें लेटेस्ट स्टेज पे हम तो इंशाल्लाह ये पूरा जितनी एविडेंस कलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग केस बिल्डअप करेंगे ताकि वो ट्रायल में जाके जो है वो कन्विक्शन की तरफ जाए। बाकी इस स्टेज पे तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि लेटेस्ट स्टेज पे फरीकैन उसमें क्या फर्दर किस तरह से उसको परस्यू करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन करके यकीनन, और खास तौर पे क्योंकि ये जो किलर है वो एतराफ़ भी कर चुका है इस बात का, बंदूक भी आपको मिल चुकी है, यकीनन फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी होंगे, वो फोरेंसिक्स भी हो रहे होंगे। फोन भी ले गया था ये, सना का फोन अपने साथ ले गया था ये? जी एग्जैक्टली, ये सना का एक फ़ोन जो है वो अपने साथ ले गया था बेसिकली, मोस्ट लाइकली इसी वजह से कि जी किसी तरह से जो भी उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट्स हैं उसको वो डिजिटल एविडेंस को ज़ाया कर सके या छुपा सके। और इसको आपने अपने घर से पकड़ा या ये फैसलाबाद में कहीं और छुपा हुआ था? और वाज ही एट हिज ओन होम? जी घर से ही पकड़ा था। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा एविडेंस है नेचुरली, वरना एक इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर का फ़ोन इसके पास क्या कर रहा था, तो वो तो खैर सामने बात आ ही गई। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है जवाद साहब, ये कितना मददगार साबित हुआ? कि कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि पूरा मतलब उस शख्स का आना जाना, कहाँ उतरा, जियो फेंसिंग वगैरह भी आपने की होगी कि वो देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सेफ सिटी की इसमें हमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प रही थी चूँकि उसको सारा ट्रैक डाउन, उसका सारा एस्केप रूट ट्रैक करना, उसमें सेफ सिटी के कैमरास भी और जो दूसरे प्राइवेट कैमरास भी हैं दोनों को हमने यूटिलाइज करके तो तब जाके इसको प्रॉपर तरीके से हमने ट्रैक किया इसका एस्केप। और ये फैसलाबाद मतलब वाक़े के कितनी देर बाद भागा, कहाँ से भागा, बस से फ़रार हुआ और उसके भी क्या
तक उस पहुंच गए थे आप लोग? वो जी, ये फौरी तौर पे ही वहाँ से, ये वाकये के फौरन बाद ही इसने जो प्लान बनाया हुआ था उसके मुताबिक इसने फौरी तौर पे वहाँ से ये निकल गया और थ्रू फिर इवेंचुअली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से फिर गया है। साहब अकेला था, कोई दोस्त किसी ने उसकी मदद की हो, कोई उसके साथ एक जर्नी के लिए, रास्ते के लिए कोई दोस्त साथ आ गया हो, या फिर ये बिल्कुल अकेला था? जी, अभी तक की तो उसके मुताबिक ये अकेला ही था, लेकिन फर्दर उसकी हम इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन कर रहे हैं कि अगर कोई और एसोसिएट सामने आ गया, लेकिन अभी तक की उसके मुताबिक इसने अकेले ही है। मोहम्मद जवाद तारिक साहब, DIG इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बिल्कुल, सर की तारीफ बनती है जितनी जल्दी इस केस को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है, मुलजिम को पकड़ा गया, मुलजिम तक पहुंचा गया। अक्सर हमने बड़े ओपन एंड शट केसेस देखे हैं ना, जो फिर वो सालों लटकते हैं, बट यहाँ तो लिटरली लग रहा है बंदूक उसके पास, लड़की का मोबाइल उसके पास, कन्फेशन वो कर चुका है, लेकिन बिल्कुल बेस लाइन एग्जैक्टली वही है जो कि मुतअद्दद हम ऐसे केसेस में देखते हैं कि ईगो हर्ट हो जाना, जी लड़की ने हमें रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये तो चले एक बड़ी फेमस टिकटॉकर थी, वरना तो रिश्तों में अगर किसी ने रिश्ते से ना कर दी तो वो दैट इज़ ग्राउंड्स इनफ टू किल देम एंड दैट इज़ इट। मतलब इतनी डेलिकेट किसी का ईगो होना कि हमें ना कैसे कर दी। मतलब अगर इन रेट्रोस्पेक्ट वो जो शख्स जिसको मार दिया जाता है, अगर वो जिंदा होके कह सके, वापस आके कह सके कि इसलिए ना की थी, बिकॉज बर्दाश्त ही नहीं है किसी में, और ये हमारी सोसाइटी का एक इशू बन चुका है एक्चुअली। सर्टनली ये हमारी सोसाइटी का इशू है, और सोसाइटी के एक और इशू पे हम प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ा तफसीली बात कर चुके हैं, और उसको दोबारा मुख्तसरन हम आपके सामने रखना चाहेंगे इन केस यू जॉइनिंग अस इन दिस आवर, कि सना के कत्ल होने पे तो हमें अफसोस है ही, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री सोशल मीडिया पे इसके कत्ल के वाक़े के नीचे, इसकी कत्ल के ख़बर के नीचे हो रही है, वो उससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक और हमारे ही माशरे का एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाती है, जहाँ हमारे नौजवान मर्दों की, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, नौजवान मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद इस कत्ल को जस्टिफाइड समझती है, इसको कहती है कि किसी किस्म की क्लेंजिंग का आगाज़ हुआ है, इसको कहती है कि कहीं से ये शुरुआत हुई है, और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या किसी के बारे में भी ये फैसला करना अपना हक समझते हैं, अब ये फैसला करना कि वो खुद से जज बन के किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला सादिर कर सकते हैं कि चूंकि इसने इस गाने पे कोई वीडियो बना दी इसलिए इसे कत्ल करना ही माशरे के लिए बेहतर है। अच्छा, ये वो नासूर है, ये वो कैंसर है, ये वो कैंसर है हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों की सोच का, जिसमें हमें खौफ आ रहा है। और हम इस वैसे कैंसर कह रहे हैं, लेकिन बहुत से कैंसर का तो इलाज आ चुका है, इसका इलाज हमें अभी तक समझ नहीं आई, बिकॉज ये और ज़्यादा चीज़ जो है ना, ये पुख्ता होती जा रही है, एक दूसरे को शहद देते हैं। हम यहाँ आप लोगों से ये एडवाइस करेंगे फॉर द यंग मैन आउट देयर, फॉर द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो, कि अगर आपके दोस्तों के सर्कल में भी कोई इस तरह है ना कि इसने तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये कैसे हो गया, हम ये करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको, मतलब मैं तो कहूँगी आप दोस्ती ख़त्म कर दें, बिकॉज ये एक माइंड सेट है। आप रिपोर्ट करें, उसके घर वालों को तो एटलीस्ट बताएं ना कि ये इसका थॉट प्रोसेस जो है ये इस तरफ जा रहा है, अदरवाइज देयर इज नो वे ऑफ स्टॉपिंग इट। में जब हम देखते थे ना कि ओहो लड़की ने मना कर दिया, दोस्त यार एक झुरमट बनाए खड़े हैं झमगट्टे में और कहते हैं आओ अब हम उसे अगवा कर लेंगे हम तो, या फिर रिश्तेदार भी, कभी कोई लड़की नहीं मान रही होती ना, तो एक्चुअली घर वाले रिश्तेदार कहते हैं अरे नहीं मान रही, हम उसे उठा के ले आएंगे, और अब हम ऐसा छोड़ेंगे उसके कि वो किसी और की नहीं, खुदा का वास्ता है, ये सोच दकियानूसी है, ये सोच माजी की सदी की है, ये सोच नहीं ठीक, ये सोच इस तरह के जराइम का मुर्तकब बनाती है लोगों को, इसलिए कुछ हमें अंदर झांक कर अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, एंड आइडेंटिफाई दोज इंडिविजुअल एंड दोज मैन जो कमेंट्स में इस बच्ची के कत्ल के नीचे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम लड़कियां जो ये कमेंट पढ़ रही हैं, लड़कों की प्रोफाइल देख लें, अगर कभी आपका ज़िंदगी में इनसे रिश्ता आए या इनसे पाला पड़े तो अपने आप को खुद ही आप महफूज करें। एंड ऑल्सो कैन वी जस्ट रिमाइंड यू कि सोशल मीडिया पे जो टिकटॉकर्स हैं, यंग लड़कियां हैं जो भी अपने घर में बैठ के काम कर रही हैं, ज़्यादातर अगर लाखों फॉलोअर्स हैं ना, इनके तो मिलियंस में थे शायद, तो आधे से ज़्यादा वही लड़के हैं। क्यों कर रहे हैं आप फॉलो? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलना, तो थोड़ा सा कुछ सब्र और रिस्ट्रेंट अपने अंदर भी पैदा करें, क्योंकि अभी दुनिया बहुत लंबी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ होना है। पहले नहीं रिजेक्ट की तो आप कत्ल करके आगे चले गए, एंड इट्स नॉट कूल बाय द वे। ये जो एक किया जाता है ना कि जी हम बदला लेंगे, मज़ा चखाएंगे, इट्स नॉट कूल, नॉट इन दिस डे। कराची में ज़लज़ले के झटकों ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात उठाए हैं, पर्टिकुलरली जो जेल खानाजात का महकमा है वो सब
जख्मी हो गए हैं IG जेल खाना जात समेत। ज़लज़ले के झटकों के दौरान भगदड़ मची और उसके बाद कोई 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए। कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, डंडे मारे, गोलियां चला दी। उसी असले से पुलिस के साथ मुकाबला किया, एक कैदी फायरिंग हलाक हो गया, 5 जख्मी हो गए। FC के 3 एहलकार जख्मी हुए। 216 कैदियों में से 90 को दोबारा पकड़ लिया गया है और अल्टीमेटम भी दिया गया है। जेल की हालत यह है कि वहाँ CCTV कैमरों जो लगे हुए हैं वो ख़राब हैं, जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। कैदी फरार के वक्त जेल की कैंटीन से 20 मतलब इतना टाइम था उनके पास कैदी जब ये फरार हो रहे थे। 20 लाख रुपए का सामान, नॉट द मनी, 20 लाख रुपए का सामान भी मतलब तेल, आटा, बोरी, चावल, यानी हम भाग तो रहे हैं और घर का जो है ग्रोसरी वो भी करते जाएं। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही। मतलब ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा जेल ब्रेक होगा। ये बड़ा यूनिक वाकया है कि इतनी देर ये सारा कुछ होता रहा कि वो मारपीट हो रही है, दरवाजे खोले जा रहे हैं, ज़ाहिर टूट रहे हैं, खोले जा रहे हैं, फिर कैंटीन में से तेल के कनस्तर, आटे के तोड़े, चावल की बोरियां ये उठाई जा रही हैं। मतलब इस दौरान मतलब मैं क्या बात करूं, पुलिस 155 को कॉल करे या पुलिस रेंजर्स वालों को बुलाए, इजाफी नफरी बुलाए, इजाफी नफरी बाहर क्यों नहीं पहुंच सकी? Whose fault was it? देखें, अब पहले तो जेल की जो इंतज़ामिया है उनको शायद ये लगा कि हम इस मॉब को कंट्रोल कर लेंगे। बताया जा रहा है कि 600 से 800 कैदी, जो 2 सर्कल के कैदी बाहर निकाले गए थे, इन तमाम तर लोगों ने धावा बोला पहले मेन गेट पर। अब जेल की जो लेयर्स हैं मलिर जेल की, हम उनको भी समझने की हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले एक मेन गेट आता है, उसके बाद आप अंदर एंट्री के लिए एक दूसरा गेट आता है और वो जो दरवाजे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और उनके लॉक भी बहुत बड़े बड़े हैं। कल जब मैं मुख्तलिफ जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं, होम सेक्रेटरी भी थे उनके साथ, उनको जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो मैं भी वहाँ उस वक्त मौजूद था। तो जेल इंतजामिया की जानिब से जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया कि जो लॉक यहाँ लगाया गया था, इन्होंने जब धक्के दिए कैदियों ने तो वो लॉक टूट गया। लेकिन जब क्योंकि वो 1902 का लॉक लगता है तो उसको जंग लगा हुआ, वो हमें पिक्चर पता है कि वो क्या है। लेकिन उस पर जो मुतलका अफसरान थे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए हुए थे, तो उनकी जानिब से भी एक मजाका खेज जो है वो चीज़ बताई गई कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए था, इतने बड़े बड़े लॉक यहाँ मौजूद है और एक नहीं 3-4 लेयर के अंदर मुख्तलिफ लॉक्स और मुख्तलिफ दरवाजे मौजूद हैं। अच्छा, ना सिर्फ इस कैंटीन को लूटा गया है बल्कि हमने जितने भी स्टाफ के रूम्स हैं उनको जब हमने विजिट किया तो तसल्ली से उनको तोड़फोड़ भी की गई, वहाँ से सामान उठाए गए। कितनी देर चलता रहा ये? कमोपेश जो है वो बताया जा रहा है कि 35 से 40 मिनट तक तो वो अंदर घूमते रहे हैं और तोड़फोड़ करते रहे। मतलब पूरा जबरदस्त रिस्पॉन्स टाइम 40 मिनट नहीं था, रिस्पॉन्स टाइम के बाहर लोग आ जाते। इनकी वैसे काशिफ ये भी बता दें, इनकी कोई मशकें, कोई एक्सरसाइज होती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंटिजेंसी के लिए इंसान तैयार होता है और खासतौर पे हम तो जेल की बात कर रहे हैं, तो कोई इनकी ऐसी मशकें होती थी कि कोई इस किस्म की सिचुएशन हो, चले ज़लज़ले का किसने क्या सोचा था, कोई आग लग जाए, कोई कंट्रोल करना पड़े जेल मॉब को, कुछ ऐसा प्रैक्टिस? देखिए, जब सीनियर अफसरान से हम बात कर रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि इससे पहले भी इस तरह के अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है या इमरजेंसी केस होता है तो हम फौरी तौर पर जो सर्कल होता है उसे खाली करवाते हैं। अमूमन इस तरह की प्रैक्टिस होती है, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 2 सर्कल को जब एक साथ खाली करवाया गया तो 600 से 800 कैदी थे, उनकी जानिब से एक मॉब क्रिएट हुआ। मॉब क्रिएट होने के बाद ना सिर्फ हंगामा आराई हुई, तोड़फोड़ हुई, इसमें एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जेल में जो कैपेसिटी है वो 2200 से 2400 के दरमियान के कैदियों की है, तो वहाँ रखे हुए हैं 6000 कैदी। तो एक तो कैपेसिटी का मसला, फिर उसके बाद जो उसके लिए अमला रखा गया है वो अमला काफ़ी कम है। 200 पुलिस एहलकार जो हैं कमोपेश, उनकी ड्यूटी उस रात वहाँ मौजूद थे वो, और 100 के करीब जो है वो FC के एहलकार मेन दरवाजे के करीब मौजूद थे। तो टोटल नफरी जो है वो 300 की थी, जो कैदी थे वो 6000 के करीब थे। तो इन तमाम तर लोगों का क्लैश, अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 20 कैदियों पे एक पुलिस एहलकार वहाँ रखा हुआ है। तो अगर आपने कैदियों की तादाद बढ़ाई है तो अमला बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो बात हुई कि वो कैदियों ने इनकी बंदूकें और इनका असला भी ले लिया, इन्होंने क्या खुद ही दे दिया कि उनको पता चल गया कि हम इनसे नहीं मुकाबला कर सकते, या क्या हुआ होगा उधर? देखिए, पहले ये स्टेटमेंट दी गई कि इनको रोकने के लिए मेन डोर बंद किया गया, फिर उसके बाद जो चौकियों पर पुलिस के या FC के जवान मौजूद थे उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई। फिर ये मौक़िफ़ दिया गया कि वो असला जो है वो कैदियों ने छीना और उन्हीं के फायरिंग से जो है
वो एक कैदी जांबाग भी हुआ, हलाक भी हुआ और उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी कुछ जख्मी हुए। लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट चेंज की गई कि जो FC के या पुलिस के एहलकार थे उन्हीं की जानिब से फायरिंग की गई, उन्हीं की फायरिंग जो है वो लगी है और इस हवाले से इस पूरे मामले को चेक किया जा रहा है। देखिए मसला ये नहीं है कि ये मामला इतना बड़ा हो गया और इसकी पहले माजी में इससे कबल जो है वो इस तरह की स्टोरीज हमने नहीं बताई हैं। माजी में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। ये तो मलीर जेल है, यहाँ की तादाद अब भी कम है, जो कैपेसिटी से ज़्यादा हम बता रहे हैं। जो सेंट्रल जेल है उसकी भी कंडीशन इसी तरह की है और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जो CCTV कैमरे लगाए हुए हैं उन कैमरों की तादाद भी उस जेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। सिक्योरिटी तो कम है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। कैमरे तो खैर इस सूरत हाल में क्या ही कर लेंगे, लेकिन जाहिर है एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एक मूवमेंट नोट करनी होती है, वो तो होंगे। 40 मिनट तक ये हंगामा होता रहा अंदर। मुझे बताइएगा, मुझे वाकई में आपसे समझना चाहता हूँ कि बाहर इन्होंने इजाफी नफरी क्यों नहीं मंगाई? जब ये 200 से ज़ायद कैदी जेल से बाहर निकले तो सिर्फ 90 क्यों पकड़े जा सके? 200 के 200 क्यों नहीं पकड़े? और ये किसकी डिसीजन मेकिंग होगी? अगर नफरी बुलानी भी थी या नहीं बुलानी थी, ये टॉप पे कौन वहाँ बैठा होगा? आधा किलोमीटर दूर रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से लोग आ सकते थे। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए जो जेल की सराउंडिंग है उसी के अंदर जेल के जो अमला है उसकी रिहाइश भी है। जब हमारी जेल सुपरिटेंडेंट से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थे, उन्हीं की जानिब से ये डिसीजन लेने चाहिए थे, उन्हीं की जानिब से कहा भी जाना चाहिए था कि हमने, लेकिन हमें इब्तदाई तौर पर ये लगता है या फिर पुलिस अफसरान को भी यही ब्रीफिंग दी गई कि इब्तदाई तौर पर सबसे पहले ये कोशिश की गई कि चूँकि इतने ज़्यादा लेयर्स हैं गेट्स की तो ये बाहर नहीं आ सकेंगे, इस मॉब को रोक लिया जाएगा। और फिर ये भी स्टेटमेंट सामने आई कि ये जो तमाम तर 2 बैरिक्स के या 2 सर्कल के जो मुलजमान बाहर फरार हुए थे कैदी, तो वो मंशियात के आदी थे, वो कोई बहुत बड़े कैदी नहीं थे। तो इसलिए करके भी एक स्ट्रेटजी रखी गई कि पहले इनको जेल की जो अपनी इंतज़ामिया है वो कंट्रोल करती है और उसके बाद इसको हम किसी को बुलाएंगे यहाँ पर। तो ये स्ट्रेटजी एक रखी गई थी। हमारी SSP मलीर से जब बात हुई उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से एक रिएक्शन फौरी तौर पर दिया गया, लेकिन वो रिएक्शन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल की गलती है। और ये फिर बातें काफ़ी दबाने की कोशिश भी हो रही थी। हमने तो ये सोचा कि मामला हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। फिर IG जेल खाना जात भी उनकी छुट्टी करा दी गई है, उनको हटा दिया गया। थैंक यू काशिफ फॉर द डिटेल। लेकिन जितना हम इसको समझ रहे थे ना कि ये ऑलमोस्ट इन अ कॉमिक सिचुएशन ये सब कुछ हुआ, ऐसे ही हुआ, क्योंकि वही नज़र भी आ रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शानदार एक्टिंग और जानदार हिदायतकारी और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। अभी तक यही बातें हमें दीमक के प्रीमियर और दीमक के ट्रेलर के बाद लोगों से सुनने को मिल रही हैं। ईद उल अज़हा पे आपके लिए नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। और हम एक्चुअली कुछ दिनों से बात कर रहे हैं बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर सो इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय इट। देखिए बहुत सी मूवीज़ आती रहती हैं, हम आपको पता ही है इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, बट दिस was one जिसका ट्रेलर आते ही इट स्टक विद अस, क्योंकि ऐसी चीज़ फ्रैंकली हमने नहीं देखी अपनी बिग स्क्रीन पे। वी डू नॉट मेक हॉरर मूवीज़ और ये बड़ा एक बोल्ड स्टेप भी है एंड एक्चुअली इट्स वेरी इफेक्टिव। मतलब एक प्रोमो जो 2 मिनट 2.5 मिनट का एक प्रोमो जो होता है उससे ही आपको खौफ आ जाए तो वैसा वसूल तो ऑलरेडी हो गया, बट देन आफ्टर द प्रीमियर हमें ये भी पता चला कि पीपल एब्सोल्युटली बहुत अरसे बाद सिनेमा में हमने तालियां भी बजते हुए देखी, सिनेमा को भरा हुआ भी पाया। और इंशाअल्लाह अब आवाम जो जाएंगे ईद उल अज़हा पे, आई एम श्योर ईद पे अपनी एक्टिविटी होती है, लेकिन ईद पे तफरी भी चाहिए होती है और तफरी का सबसे बेहतरीन मौका है कि आप अपने घर वालों के साथ, क्योंकि अरसा ही हो गया ना, फिल्में कहाँ आती हैं हमारे पास इतनी, और फिर जब आती हैं तो वो ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे की फोटोकॉपी हो जाती हैं। तो जी ये हॉरर थ्रिलर है और इसके मरकजी किरदार अदा करने हैं हमारे अपने फैसल कुरैशी, हु इज सुपरस्टार फैसल कुरैशी, सुपरस्टार फैसल कुरैशी। और साथ ही इस प्रोजेक्ट के जो प्रोड्यूसर है सैयद मुराद अली, वो भी हमारे साथ हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कांग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। फैसल, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट? मतलब आप तो बड़े मतलब लवर बॉय बनते हैं, गाने शाने भी होते हैं, माशाल्लाह आपका भी एक बॉडी ऑफ वर्क है। ये पहली बार हॉरर आप कर रहे हैं? पहली फिल्म है कोई इस तरह की, लेकिन बात ये फिल्म करने की सबसे बड़ी जो वजह थी, जो बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग है एक तो फिल्म की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हॉरर, जो हॉरर रिश्तों के बीच में भी है वो भी हमने दिखाना था। और बड़ा तरीके से जो हमारे राइटर्स हैं या हमारी जो राइटर हैं
आयशा, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। मेटाफोरिकली भी उस चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन चूँकि फ़िल्म के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना था, इसी वजह से वो एक हॉरर एलिमेंट रखा गया है। लेकिन जो असल हॉरर है वो रिश्तों के बीच में। It's a story of a family, yes, primarily. Yes. I mean, it's a very intelligently written horror film. क्योंकि अक्सर हॉरर जरा कॉमेडी की लेवल पे भी चली जाती है. There's nothing comedy even in the trailer that you see. It's a very serious. It's a very serious film because जब relations के बीच में gaps आते हैं या बचपने से लोग कुछ देखते हुए जवान होते हैं, तो फिर वो भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, या उसका 50% रिएक्ट करते हैं या उसका 200% रिएक्ट करते हैं। सो यही मेरी भी कहानी है। बड़ा कॉम्प्लेक्स था कैरेक्टर, उसको लेके चलना, बिकॉज माँ के साथ जो उसकी रिलेशन है, या वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स जिस पे वो आके स्टक हो जाता है, और उसकी क्या वजूहत हैं वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर कुछ रियलिटी बेस्ड भी लग रही है। बहुत रियलिटी बेस्ड है। आई मीन हम जब फिल्म प्रीमियर पे देख रहे थे, बहुत सारे लोग, अरे यार ये तो हमारे साथ भी होता, अबे ये भी हो गया, अबे लाइट भी चली गई, गैस भी नहीं आ रही, फलां भी नहीं हो रहा, यू नो लाइक वो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सारी बातें लोग इतना रिलेट कर रहे थे उसके साथ। यहाँ तक कि एक बड़ा मज़े का सीक्वेंस है शुरू में, तो हमें वो भी आवाज़ आई है एक छोटी सी, कि याद है तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह करती थी। तो ये सोचें कि अभी शोबिस के लोग बैठे हुए थे और ये बातें हम ओवरहर्ड कर रहे थे प्रीमियर में बैठ के, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज आप रिलेट कर सकते हैं फिल्म के साथ। वो एक एलिमेंट राफे ने और आयशा मुजफ्फर ने ऐड किया है बीच में जिन्नात का, अदरवाइज बहुत रिलेटेबल फिल्म। इट्स अ फैमिली ड्रामा जिसमें एलिमेंट ऑफ हॉरर है, और ये वो स्टोरीज हैं जो हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। हर फैमिली की कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ हॉरर स्टोरीज होती हैं, कुछ जादू टूटने से जुड़े किरदार और कहानियां बिल्कुल होते हैं। अच्छा मुराद, आपसे पूछना है, वेरी रिस्की प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, और आप रहते हैं, यू लिव अब्रॉड, दिस इज योर सेकंड फिल्म जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आपको क्या अट्रैक्ट करा इसके बारे में? देखिए, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन शोबिस इन अ वे, बट द बैक स्टोरी इसकी ये है कि when my mother Parveen Shakir passed away, I had lots of problems, and फिर मुल्क ने मेरी बड़ी मदद की। यू नो, बेनज़ीर ने मुझे वजीफ़ा दे दिया था कि मेरे जो ख़र्चे हैं वो हो जाएं। जिस सरकारी घर में जिसमें मेरी अम्मी को अलॉट हुआ था, वो उन्होंने कह दिया कि जब तक आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाए आप उसको रखें। फिर जिस स्कूल में मैं था, जिस यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी। तो सारी जो कलेक्टिव एफर्ट थे उसने मुझे अपने पाँव पे खड़ा करने की मौका दिया। तो जब मैं बाहर गया और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, एक तरह का डेट हमेशा मेरे पास था कि मैंने मुल्क को वापस देना है कुछ तरीके से। एंड चूँकि मेरी अम्मी का फ़नून अदब से ताल्लुक़ था, तो मैंने सोचा कि उसी एरिया में समहाउ पाकिस्तान को वापस दिया जाए, एंड द पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री नीड्स लिटिल बिट ऑफ हेल्प। So I thought that this would be the perfect way to give back to the country and in the same field that my mother was involved in. आपने कितना अच्छा इस बात को एक्सप्लेन किया और वजह भी बताइए। मरहुमा परवीन शाकिर साहिबा, जो कि जिनकी हम बरसी भी मनाते हैं, जिनकी बर्थडे भी अपने शो पे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनका काम आज तक चेरिश करते हैं, उनके साहबजादे हैं, और ये एतराफ़ कर रहे हैं कि किस तरह जब इनकी वालिदा का अफसोसनाक हादसे में इंतकाल हुआ, उसके बाद जिस तरह पूरा पाकिस्तान इनकी मदद को आया। सो दिस इज हिज वे ऑफ पेइंग बैक। मुराद, आर यू ऑल्सो अ हॉरर फिल्म बफ? कुछ लोग होते हैं ना, मतलब एक बड़ा उन्होंने दुनिया में सारी हॉरर मूवीज सबसे पहले पहुंचते हैं, कोई मतलब दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप हैं? बिल्कुल, जैसे एलियंस हैं, चकी वाली सीरीज है, कंजरिंग है, बड़ा मजा आता है देखने को। तो क्योंकि आई हैव वेरी वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस जॉनरा, आई थॉट कि अगर करना है कोई नई चीज़ तो इसी में जाएं। एंड ऑफ कोर्स, लाइक आपने भी कहा कि इन पाकिस्तान वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ फिल्म्स दैट कम आउट over and over again, and I think the Pakistani population wants to see something different, right? Were you a part of the creative process? Naturally, now you're producing the film. Did you need to know beforehand कि exactly क्या होना वाला है, या फिर you give the creative liberty to your I gave the creative liberty to Rafi and Aisha as much as possible. I would chime in from here there and poke them, ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, सर हाथ रखना होता है ना। But otherwise I think I let them be, and I said, you know what, let's try to make it as much as culturally in sync with what reality is, and just go with that. अच्छा, बिल्कुल
बिल्कुल फैसल भाई, आपसे हम ये सर्टनली जानना चाहेंगे, VFX ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, पर्टिकुलरली जब कहानी में ये एलिमेंट हो और हम इसे हॉरर फैमिली ड्रामा कह के ही बेच रहे हैं, ज़ाहिर बता रहे हैं और ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ VFX हमने माजी में देखा है कि बड़ा मज़े का खेज हो जाता है, तो कॉमेडी बन जाती है। मतलब अजीब सा जिन आ रहा होता है, मास्क पहना हुआ या कुछ है। वही स्केप्टिकल शुरू में कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए इस फिल्म में अल्टीमेटली कि मतलब मेरी अपनी कितनी बड़ी कितने आपने सवाल पूछे थे आपने कितने सवाल पूछे थे कि भाई इसके ग्राफिक्स कहाँ से कराओगे, उसका पोस्ट कहाँ से कराओगे? जब फिल्म की शूट शुरू होनी थी उससे पहले राफे ने पूरी एक बुकलेट बनाई हुई थी, पूरा एक स्टोरी बोर्डिंग हुई हुई थी और हमें एग्जैक्टली पता था कि ये जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसकी शक्ल क्या होगी। 2 के सेट के ऊपर एक जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। सो वो काम चल रहा था, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता था कि जो भी ये जिन बना रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं या जिनका जो बच्चा है या बाकी शेडो है या फलाना है, वो किस शक्ल का होगा वो हम पहले देख चुके थे। अच्छा। बुक्स के अंदर। फिर राफे टोल्ड मी कि मैं ये एक कंपनी है बाहर की कैनेडियन जो ये एनिमेट कर चुके हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल भेजी मुझे। मैंने वो पूरी प्रोफाइल देखी, फिर उन्होंने कहा ये कंपनी क्रिएट कर रही है सारा कुछ, और हमें बहुत टाइम लगा। आई थिंक हमारा जो पहले प्लान था जब हमने शूट किया था, तो हमारा प्लान था लास्ट दिसंबर में इस फिल्म को रिलीज़ करने का। तो लेकिन चूँकि एनिमेशन पूरी नहीं हो पाई थी, चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो फिर आफे ने कहा फैसल भाई लेट्स डू इट ऑन ईद। तो मैंने कहा डन है। व्हिच आल्सो शोज के कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट निकली जो सोची हुई। यस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलमोस्ट 6 महीने फिल्म और आगे करना बड़ी बात होती है कि आप फिल्म को 6 महीने और कि नहीं अभी वो फिनिश नहीं आया है कि हम इस पे जा सकें कि इसको रिलीज कर दें, अभी थोड़ा कच्चा है। बट यू ऑल डेफिनेटली ट्रस्टेड द प्रोसेस, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं एज एन ऑडियंस, इट इज वर्थ वाचिंग। फैसल, जब हम राफे राशिदी से बात कर रहे थे जो डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैं, राइटर ऑफ द मूवी भी हैं, उन्होंने हमें हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें बताया कि आउट ऑफ ऑल द कास्ट ही हैड यू इन माइंड ऑलरेडी। मतलब ऐसी क्या चीज थी, एक वो उन्होंने हमें ये बताया था। तो क्या आपका रोल है ऐसा जो जिसमें सिर्फ उन्होंने आप ही को देखा? राफे को लगता है मैं हर रोल में फिट हो जाता हूं। वैसे आप हर रोल में फिट हो जाते हैं, ये हमने देखा भी और बड़ा अच्छे से हो जाते हैं। तो चाहे वो सियासतदान का हो, चाहे वो एक बाप का हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का हो या पॉजिटिव कोई भी हो। नहीं, बात ये है कि जिस तरह की कहानी है मेरे ख्याल से उसमें उसको जितना सिंपल वो कहानी को सुना सकते थे विद ऑल द एलिमेंट्स, वो उन्होंने सुनाई है। और जिस तरह का सिनेमा उन्होंने क्रिएट किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। बिकॉज मैं जब फिल्म देख रहा था, मुझे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि पाकिस्तान एक नई स्क्रीन दे रहा है पाकिस्तान को, और ये राफे की बड़ी एफर्ट है। बिकॉज आप इंटरनेशनल लेवल को टच कर रहे हैं बट विद योर ओन स्टाइल। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान हु रियली जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स बनाएं, और लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो लोग और बनाएंगे ना यार। फैसल, जब हम आपको देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, तो आप एक हीरो हैं, तो आप काफ़ी अरसे बाद जब अगर फिल्मों में आ ही रहे हैं दोबारा, डिडंट यू वांट ए हीरो एंट्री विद सम सॉन्ग एंड डांस, और वो मतलब वो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी? बिकॉज़ दिस इज सो फार अवे फ्रॉम इट। देखिए, बात तो यही है कि आप जब हर दफ़ा लोगों को सरप्राइज करते हैं, एक एक्टर का काम ये होता है कि वो लोगों को सरप्राइज करे कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा ये तो नाचेगा, ये तो कॉमेडी करेगा, ये तो ये रोमांस करेगा, और वो नहीं कर। ड्रामों से भी लोगों को प्रूव कर दिया कि आप हर तरह का किरदार कर सकते हैं, कोई भी किरदार हो। मतलब आप particularly it doesn't have to be a hero but आपका मरकजी ही किरदार होता है। मैं हीरो आया कब हूँ, मुझे लास्ट ये बता दो। मैं तो ड्रामों में भी कैरेक्टर्स करता हूँ। आपका मरकजी ही किरदार होता है और वो कैरेक्टर हीरो बन जाता है कहानी का। ये भी होता है, कोशिश है बस, वो बन जाता है, अल्लाह करवा देता है भाई, हमारा कोई कमाल नहीं है। आपने जामन का दरख्त प्रोड्यूस की, आपने प्रोड्यूस की, ये सिलसिला आप जारी रखना चाहते हैं? कुछ है आगे? हाँ, आप ये तो बना दी है, ये भी नहीं करना, अच्छा नहीं करना, अच्छा यानी है लेकिन अनाउंस नहीं करना, ऐसा ये भी बड़ी जबरदस्त, ये एक अलग जॉनरा है। लेकिन एक और जॉनरा होता है रोम कॉम का, जो हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर भी है, कुछ उस पे भी नहीं। एक मूवी जब दी है तो एक रोम कॉम टाइप भी
साथ ही लग रही है, तो वो साथ साथ ही होगी, बट वी वांट एवरीबॉडी टू वॉच ऑल द मूवीज, मतलब जो भी आ रही हो तो हमारा तो यही दिल चाहेगा। भाई मैंने तो यही कहा, आई एम इन इट टू विन इट, राइट, और इन इट टू विन इट, और जिस तरह यू नो लोगों ने मेरी अम्मी की पजीराई की खुशबू की तरह, तो होपफुली ये मूवी भी पजीराई हो कि इसकी मुल्क में, और मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और भी इस तरह की बनाऊँ। कुछ है वर्क्स में, नहीं, नो डाउट, हम आपको श्योर कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसलिए भी देखेगा, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और जो ट्रेलर्स हैं उनसे ही ये बात जो है वो नजर नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। चलिए, मगर जाहिर है आपकी वालिदा ने तो अलग ही मकाम बनाया। टाइम वी हैव, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, ऑलवेज देयर फॉर यू फैसल खान, थैंक यू, ऑलवेज देयर फॉर गुड पाकिस्तानी। सो ईद पे आएगी मूवी दीमक, यू हैव टू वॉच, और हम ले रहे हैं, बल्कि हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। हाँ, दैट इज इट, वी कैन सी यू टुमारो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।